वेलकम टू और यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल कंटेंट्स। मैं अनअकैडमी पे एक एजुकेटर हूँ और वहाँ पे मेरे 3 कोर्स पब्लिश हो चुके हैं। लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो करें। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 10 जो कि यूजीसी नेट की है और हमारा टॉपिक है इशू ऑफ जेंडर। ये इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट को हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आगे आने वाले लेसन्स में हम इसको ही कंप्लीट करने वाले हैं। यूजीसी नेट की जो यूनिट 10 है वो एक न्यू यूनिट है और न्यू एडिट यूनिट है। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो सब बिल्कुल ही न्यू है और आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगे। बहुत मेहनत करने के बाद मैं आप लोगों के लिए इसको ढूंढ के लाई हूँ, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे नेचर वर्सेस न्यूचर। नेचर जो है हमारा वो हमारा होता है बायोलॉजी और न्यूचर जो है वो हमारा होता है एक्सपेरिमेंटल। तो इन दोनों में जो सेक्स डिफरेंस है उसको लेके आप अपना अपना पक्ष है और इन दोनों में मतभेद है। तो हम जान लेते हैं कि ये दोनों अपना पक्ष किस तरह से रखते हैं और क्या इस बारे में कहते हैं। बायोलॉजी कहती है कि इस बात के लिए बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है कि जो मैन और वुमेन है वो बायोलॉजिकली रूप से डिफरेंस है, लेकिन इसी में जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ये बोलता है कि ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो पहले से ही अडोप्टेड रोल्स हैं या प्री डिटरमाइंड रोल्स हैं उनको ही प्ले किया जाए, यानी कि जो मेल का रोल है हम उसको ही प्ले करें और जो फीमेल का रोल है वो उसको ही प्ले करें। क्या ये सही है कि जो हमारा बायोलॉजिकल मेकअप है किसी भी स्पेशल सेक्स के लिए हम उसको ही बनाए रखें? क्या ये नहीं हो सकता कि इन्वायरमेंटली में ये जो जिसको भी चाहता है उस रोल को फॉलो करे? तो इस तरह से इन दोनों में डिफरेंस बना हुआ है और ये आपसी मतभेद इनमें बना हुआ है। किसी भी एक के पक्ष में बात कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस बात को हम लोग जानते हैं कि जो मैन है वो फिजिकली स्ट्रेंथ होते हैं वुमेन की अपेक्षा और जो वुमेन है उनमें संयम ज़्यादा होता है, और ये एक यही चीज़ है जो इस बात को एक्सप्लेन करती है कि हम डिफरेंट रोल जेंडर रोल क्यों प्ले करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिनिमलिस्ट एंड मैक्सिमलिस्ट व्यूज इन साइकोलॉजी। मिनिमलिस्ट और मैक्सिमलिस्ट को दिया था एप्टाइन ने 1998 में और ये दोनों बिल्कुल ही अपोजिट व्यू पॉइंट्स हैं। मैक्सिमलिस्ट बिलीव करते हैं युग में बड़े में, वो फंडामेंटल पे बिलीव करते हैं और जो डिफरेंस है मैन और वुमेन का उसमें बिलीव करते हैं। जो एक नंबर है मैक्सिमलिस्ट का वो इस बात में भी बिलोंग करते हैं कि एसेंशियल पर्सपेक्टिव्स होता है। मिनिमलिस्ट बिलीव करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, वो प्योर होते हैं और वो कुछ ही फंडामेंटल्स को डीप और डिफरेंसेस को मानते हैं, यानी जो मैक्सिमलिस्ट है और जो मिनिमलिस्ट है वो दोनों अपोजिट हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्लियर स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी एंड जेंडर डिफरेंस। साइकोलॉजी में कुछ अपने स्कूल्स हुए हैं जो कि टाइम टाइम पे चेंज होते रहे हैं, न्यू ऐड होते रहे हैं। उन्होंने भी जेंडर डिफरेंस के बारे में बात की है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो इसमें हम यही जानेंगे कि किस स्कूल ने जेंडर डिफरेंस को कितना ज़्यादा माना है, दोनों के ऊपर कितना ज़्यादा इन्होंने वर्क किया हुआ है। तो आइए अब हम देख लेते हैं जेंडर डिफरेंस का अलग अलग स्कूल के बारे में क्या उनका व्यू पॉइंट है। फर्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म को दिया था टिचेनर ने और इनके गुरु थे वुंट, जिन्होंने कि मनोविज्ञान में प्रयोगशाला की स्थापना भी की थी। जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसका जो इंटरेस्ट रहा है वो इस बात का इन्वेस्टिगेशन करने में है कि जनरलाइज एडल्ट माइंड क्या होता है, और ये बताया था शील्ड्स ने 1975 में। इन्होंने जेंडर डिफरेंस के बारे में कोई भी बात नहीं की है और इस तरह से जो जेंडर डिफरेंस को इग्नोर करना है उसका मतलब ये नहीं है कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है उन्होंने मैन और वुमेन को इक्वली ट्रीट किया है या उन्होंने किसी भी डिफरेंस को नहीं माना है। इन्होंने ऊपरी तौर पे से तो ये दिखा दिया कि हम किसी भी जेंडर डिफरेंस के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये भी जेंडर डिफरेंस को मानते हैं और इन्होंने मैन और वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया है। जो स्ट्रक्चरलिज्म के एक्सपेरिमेंट में जो जितने भी सब्जेक्ट होते थे या स्टूडेंट्स होते थे वो सब मेल होते थे, और जो जनरलाइज एडल्ट माइंड का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं सिर्फ मेल माइंड के बारे में ही बात करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसने चीज़ों को छुप के जेंडर डिफरेंस को माना है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म जो है वो दूसरा स्कूल हो जाता है, स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आता है, और इन्होंने
फोकस किया था किसी माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर, फंक्शन के ऊपर, ना कि माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये सिर्फ इस कार्य पे फोकस करते थे, ना कि उसके स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते थे। जो फंक्शनलिज्म है, उन्होंने अपनी रिसर्च में बहुत सारी वेराइटीज़ को ऐड किया, इंक्लूड किया वुमेन को, चिल्ड्रन को और एनिमल्स को। और इन्होंने क्या किया कि अपने ग्रुप्स में से एक्सक्लूड कर दिया चिल्ड्रन, एनिमल्स और फीमेल्स को और वुमेन्स को भी। इन्होंने तो बिल्कुल ही वुमेन्स के को और चिल्ड्रंस को छांट छांट के अपने एक्सपेरिमेंट में से ये निकाल देते थे, उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ स्टडीज़ ऑन इंटेलिजेंस एंड एडेप्टेबिलिटी। इंटेलिजेंस और एडेप्टेबिलिटीज़ के पुराने टाइम में जब एक्सपेरिमेंट हुए तो लोगों की थिंकिंग क्या थी, साइकोलॉजिस्ट की थिंकिंग क्या थी वुमेन सब्जेक्ट के को लेके, और यही जो थिंकिंग है ये सेम है स्ट्रक्चरलिज्म की। ये प्रयोग जो किए थे स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने ही किए थे। और हम जान लेते हैं कि क्यों उन्होंने वुमेन को अपने एक्सपेरिमेंट में से निकाल दिया, क्यों उन्होंने इतना ज़्यादा जेंडर डिफरेंस दिखाया, वो क्या चीज़ थी जिसमें वो मानते थे कि वुमेन को हम एक्सपेरिमेंट में नहीं ले सकते। फर्स्ट उन लोगों का मानना था कि जो वुमेन होती है वो मैन से बहुत ज़्यादा कम इंटेलिजेंस होती है, यानी कि उन्होंने मैन को ही इंटेलिजेंस माना था, वुमेन को बिल्कुल भी इंटेलिजेंस नहीं माना था। नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि जो वुमेन है उसको एजुकेशन देने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, सिर्फ मैन को एजुकेशन देने का बेनिफिट होता है। बल्कि उन्होंने इस बात को भी माना था कि जो वुमेन होती है वो मैन से, उसके अंदर मातृत्व की शक्ति जो होती है, इंस्टिंक्ट जो होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये रीज़न भी है कि वो एक्सपेरिमेंट में अच्छा नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि जो वुमेन है वो सक्सेसफुल एग्जाम्पल प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, और ये बताया था बैंडो ने 2004 में। तो कहने का मतलब ये है कि जो इन बातों का निचोड़ है वो सिर्फ ये आता है कि इन्होंने फीमेल्स को बिल्कुल भी इंटेलेक्चुअली पावरफुल नहीं माना था। इन्होंने माना था कि जो वुमेन होती हैं या फीमेल जो सब्जेक्ट्स होती हैं वो मानसिक रूप से कमज़ोर होती हैं, बुद्धि की उनके अंदर कमी होती है। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म भी एक बहुत ज़्यादा जाना पहचाना स्कूल है, जिसके फादर जो थे वो थे वाटसन। और बिहेवियरिज्म ने इस चीज़ को इग्नोर किया है कि जो हमारे इनर एक्सपीरियंस अप्रोच होते हैं उसको इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, और इन्होंने ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर काम किया था और इनर एक्सपीरियंस और इंस्टिंक्ट्स को मना कर दिया था। इनका जो पूरा का पूरा फोकस था वो था नेचर के ऊपर। जबकि इनका जो डिफरेंस था फंक्शनलिज्म से, वो सबको पता है कि फंक्शनलिज्म और बिहेवियरिज्म का बिल्कुल अलग अलग कंसेप्ट था, लेकिन जो इनकी सोच थी जेंडर डिफरेंस के मामले में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी फंक्शनलिज्म को लेकर। यानी कि इन्होंने भी उसी तरह से अपने एक्सपेरिमेंट में से मेल जो वुमेन थी उन लोगों को निकाल दिया, उनके ऊपर काम नहीं करना ज़रूरी समझा, जिस तरह से फंक्शनलिज्म ने किया था। जो बिहेवियरिज्म है उनका प्राइमरी इंटरेस्ट था मेमोरी और लर्निंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में, और इन्होंने सेक्स डिफरेंस और सेक्स रोल को भी अदर सोशल फैक्टर्स की तरह से ही इग्नोर किया था। और इन्होंने के जो अर्ली साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने वुमेनलेस साइकोलॉजी को क्रिएट किया था। ये बताया है क्राउफोर्ड ने और मैरी केक ने 1989 में। तो यानी कि उनके जो प्रीवियस जो बिहेवियरिज्म के जो साइकोलॉजिस्ट थे, अर्ली साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने तो बिल्कुल ही वुमेन के बारे में बोल दिया था कि वुमेन के ऊपर कोई साइकोलॉजी काम ही नहीं कर सकती है। इन्होंने भी अपने जो रिसर्च में थे इन्होंने वुमेन पार्टिसिपेट्स को ऐड नहीं किया था। और जब कभी इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट हो जाता था, क्योंकि इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट बहुत किए थे जिसमें कि मैन और वुमेन को साथ साथ सब्जेक्ट के रूप में लेना होता था, तो यहाँ भी इन्होंने जितने भी जेंडर से रिलेटेड वेरिएबल्स थे उन सबको वहाँ से हटा दिया था। तो यानी कि जो बिहेवियरिज्म थे उन्होंने भी जेंडर डिफरेंस को माना है, और उन्होंने वुमेन जो पार्टिसिपेंट थे, सब्जेक्ट्स थे, उनके ऊपर बिल्कुल भी काम करना ज़रूरी नहीं समझा है। नेक्स्ट है हमारा साइको एनालिटिकल साइकोलॉजी। साइको एनालिटिकल साइकोलॉजी को दिया है फ्रायड ने, जो कि बहुत ज़्यादा जाने पहचाने साइकोलॉजिस्ट है। ये एक पहला ऐसा स्कूल था या पहला ऐसा पर्सपेक्टिव था जिसने कि अब सेक्स डिफरेंस के बारे में बात की थी। फ्रायड पहले ऐसे व्यक्ति थे या
पहला ऐसा स्कूल था ये जो कि जेंडर डिफरेंस के बारे में बात भी करता था और इसको गलत भी मानता था। इन्होंने पर्सनैलिटी डिफरेंस के बारे में भी बात की थी मेन और वुमेन के बीच में। इन्होंने ये कहा था कि ये बहुत ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट फैक्टर है पर्सनैलिटी को फॉर्मेट करने का, वो एक चाइल्ड का परसेप्शन है जो कि उसको बचपन से सिखा दिया जाता है, उसकी पालन पोषण में इसको ऐड कर दिया जाता है कि ये बॉय है और ये गर्ल है। इन्होंने इस एक हाइपोथेसिस भी बनाई थी जो इन्होंने कहा था कि जो मैन होता है वो वुमेन से टिपिकली स्ट्रॉन्गर होता है कंसाइंस में और उसकी सेंस ऑफ सोशल वैल्यू ज़्यादा होती है। तो यहाँ इस मैटर में इन्होंने वुमेन को मैन से कम आंका था। नेक्स्ट है जो साइकिल एनालिटिकल फेमिनिज्म है। साइकिल एनालिटिकल लोग जो हैं वो फेमिनिज्म को भी मानते हैं, यानी फ्रायड ने फेमिनिज्म के बारे में भी बात की है। उन्होंने फीमेल को भी अपना पक्ष रखने का टाइम दिया है और इस बारे में उन्होंने बात भी की है। उन्होंने ये भी बताया है कि वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जेंडर डिफरेंस को बढ़ावा देते हैं। इन्होंने ये कहा है कि जो जेंडर है वो पूरा का पूरा बायोलॉजिकल डिटरमाइंड फिनोमिना है, यानी कि जो जेंडर है वो साइकोलॉजिकली डिफाइन नहीं होता है, या जैसे कि मेल है और फीमेल है वो सिर्फ एक बायोलॉजी के थ्रू मेल फीमेल है, मेंटली रूप से कोई भी मेल नहीं है फीमेल नहीं है, सबको अपना रोल प्ले करने का अधिकार होता है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उनमें जेंडर रोल प्ले करने के लिए हमें अडॉप्ट इस तरह से किया जाता है, हमें मजबूर किया जाता है एक जेंडर का रोल प्ले करने के लिए। इन्होंने बताया कि जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है वो रेस्पॉन्सिबल है एक मेल को ये बिलीव दिलाने के लिए कि मैं मेल हूँ और एक फ़ीमेल को ये बिलीव दिलाने के लिए कि मैं फ़ीमेल हूँ। इन्होंने कहा है कि जो जेंडर इक्वलिटी है वो यही चीज़ सिखाती है जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है वो हमें जेंडर इनइक्वलिटी के लिए सिखाते हैं, वो हमें इस बात की ओर फोकस करते हैं कि हमें मेल का भी रोल प्ले करना है या हमें फीमेल का रोल प्ले करना है। और इन्होंने कहा है कि जो सोसाइटी है वो तो मेल डोमिनेट ही होती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा है कि जो अदर साइकोलॉजी के स्कूल्स हैं या जो प्रीवियस में साइकोलॉजिस्ट रहे हैं उनकी जेंडर डिफरेंस के बारे में क्या थिंकिंग है। तो ज़्यादातर का अपना व्यू यही था कि उन्होंने वुमेन के ऊपर काम ही नहीं किया है, वुमेन को एक तरह से इग्नोर किया हुआ है। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा लेसन कैसा लगा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है आप लोग शेयर करें वीडियो को। बहुत मेहनत करने के बाद वीडियो बनाई है। थैंक यू।